हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल में संकल्प एजुकेशन का ऑनलाइन क्लास शुरू किया हूं, जिसमें पढ़ा रहा हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम उसका लेक्चर नंबर 3 यानी 2 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज तीसरा होगा। आप लोग जिसका छूट गया है वो संकल्प एजुकेशन यूट्यूब को खोल करके देख सकते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम बता रहे थे आप लोगों को बर्थ कंट्रोल यानी जन्म दर को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसका क्या उपाय है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। नेचुरल मेथड और दूसरा बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कृपया इसको देख लेंगे। आज हम तीसरा बताने जा रहे हैं मेथड, जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। यह मेथड बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट मनुष्य के शरीर पर नहीं होता है। तो इस मेथड में यह प्योर मेडिकल मेथड है। इसमें जो कुशल डॉक्टर होते हैं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव डक्ट, खास करके मेल का भास डिफरेंस और फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है, उसको या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या उसमें कटिंग कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म और ओवम जो है पास नहीं हो पाता है और अनचाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति मिल जाती है। यही है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वेसेक्टॉमी, इसी को हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी। इसमें आप लोग सब जानते हैं कि मनुष्य में 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों टेस्टिस से एक एक डक्ट निकल करके यूरिनरी डक्ट से जुड़ जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं भास डिफरेंस। तो इसी भास डिफरेंस में कटिंग करके या इसको ब्लॉक कर देने से स्पर्म जो है टेस्टिस से यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी सीमेन फ्लूइड में नहीं जा पाता है और जिसके चलते अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति मिलती है। और यह बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही सेफ मेथड है, जो सिर्फ मेल में लागू किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, 2 प्रकार का यह होता है। एक होता है कंप्लीट वेसेक्टॉमी। इसमें क्या किया जाता है, ये जो भास डिफरेंस है, तो भास डिफरेंस को करीबन 1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर लंबाई तक में काट दिया जाता है। इस तरह से काट दिया गया। फिर भास डिफरेंस को दोनों एंड को धागा से कंप्लीट बांध दिया जाता है। यह हो गया कंप्लीट वेसेक्टॉमी, यानी यह हो गया परमानेंट। यानी एक बार जब हो जाएगा इस तरह का, तो वह मेल फिर कभी रिप्रोडक्शन में यानी कि वह फिर कभी पेरेंट यानी फादर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका स्पर्म हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसका स्पर्म कभी भी अब बाहर नहीं निकल सकता है। और दूसरा होता है कॉन्वेंशनल। इसमें क्या किया जाता है कि भास डिफरेंस जो होते हैं
उसको इस तरह से यू आकार में, यू शेपेड आकार में मोड़ दिया जाता है, और जहां मुड़ता है उस जगह पर एक रिंग बांध दिया जाता है। इस रिंग को कहते हैं सिलिएस्टिक रिंग। यह रिंग जब बांध दिया जाता है तो भास डिफरेंस टेम्पोरली जो होता है ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके चलते स्पर्म फ्लो नहीं कर पाते हैं। कभी जरूरत पड़ने पर, यदि कभी बाय चांस जरूरत पड़ जाती है तो डॉक्टर इस रिंग को निकाल देता है और फिर भास डिफरेंस को फिजियोथेरेपी मेथड से सीधा कर देता है और फिर यह नॉर्मल रूप से काम करने लगता है। इस तरह से दो प्रकार का वैसेक्टोमी होता है। और फीमेल में जब यह क्रिया की जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं इसको कट कर दिया जाता है या सिलिएस्टिक रिंग से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि यूटेरस से जुड़ा हुआ एक इस तरह से यू आकार का नली निकलता है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी को अभिडक्ट कहते हैं। उसको भी इसी तरह से जब कटिंग कर दिया जाता है 1 से 4 सेंटीमीटर और फिर उसको धागा से बांध दिया जाता है तो उसको कंप्लीट ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वह फीमेल फिर कभी मदर नहीं बन सकती है। और यदि इसी तरह से यू ट्यूब फैलोपियन ट्यूब को बोड़ करके सिलिएस्टिक रिंग डाल दिया जाता है तो टेम्पोरली जो है सो ब्लॉक हो जाता है और इसको हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल और इसको कहेंगे कंप्लीट। उसी तरह से इसमें भी कंप्लीट ट्यूबेक्टोमी और कन्वेंशनल ट्यूबेक्टोमी होता है। और यह बहुत ही सेफ मेथड है और यह बहुत ही पॉपुलर मेथड है। यह लोग इसको फॉलो करता है। अब आप लोग को पढ़ना है इसी में एमटीपी। एमटीपी क्या है, इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका पूरा नाम यही हुआ। तो यह प्योर मेडिकल मेथड है। यह प्रोसेस किसी कुशल, किसी योग्य, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि अनवांटेड, अब किसी तरह से अनसेफ पीरियड में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अनसेफ पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है 14 से लेकर के 16th डेज। इस पीरियड में यदि इंसेमिनेशन हो जाता है तब क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी अनचाहे गर्भ का निर्माण हो जाता है। तो इसको इस अनचाहे गर्भ को फिर हटाया जाता है मेडिकल प्रोसेस के द्वारा, उसी को एमटीपी कहते हैं। रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय सेफ मेडिकल मेथड, दिस इज कॉल्ड एज एमटीपी। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी को, अनचाहे गर्भ को जब मेडिकल विधि से सुरक्षित तरीके से बाहर हटा करके निकाल दिया जाता है और अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाया जाता है, इसी क्रिया को एमटीपी कहते हैं। तो यह कैसे किया जाता है, इसका एक प्रोसेस आपको जानना है। तो 2 ड्रग लिया जाता है, एक का नाम है माइफप्रिस्टोन
और दूसरा ड्रग का नाम है मीजोस्पोरॉल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है और इस कॉम्बिनेशन को फीमेल के यूटेरस में डाल दिया जाता है। यह जो ड्रग है यह करता क्या है? यह ड्रग करता क्या है आप लोग को मैं बता चुका हूं कि इम्ब्रियो जो होता है यूटेरस के वाल से फिक्स्ड हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह ड्रग क्या करता है? इस इम्ब्रियो को यूटेरस के वाल से अलग कर देता है। फिर इसको सकिंग पंप, एक प्रकार का पंप होता है जिसको हिंदी में चूसक पंप कहते हैं। तो फीमेल के वेजिनल कैनाल में इस पंप को डाल दिया जाता है और उसको खींच करके इस इम्ब्रियो को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे फीमेल को कोई डैमेज नहीं होता है, कोई खास खतरा नहीं होता है, किसी तरह की कोई खास हानि नहीं होती है। लेकिन यह प्रोसेस सूटेबल होता है जब प्रेगनेंसी का लाइफ 12 वीक हो जाता है, यानी 12 वीक के पहले ही यह प्रोसेस उपयुक्त होता है। तो 12 वीक का मतलब हो गया करीब करीब 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के पहले ही यदि इम्ब्रियो का लाइफ 3 मंथ्स से पहले का है तो यह प्रोसेस उसमें लागू होता है। नंबर 1, यह प्रोसेस को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए, इससे फीमेल के हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो ये था एमटीपी की कहानी। अब हम लोग को पढ़ना है एसटीडी, जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स और फंगस के द्वारा होता है, उसको कहते हैं हम लोग इन्फेक्शस डिजीज। जो बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोअन्स के द्वारा, फंगस के द्वारा होता हो, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज, संक्रामक रोग। कुछ ऐसे भी संक्रामक रोग हैं जो मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में सेक्सुअल कांटेक्ट के चलते ट्रांसफर होता है। और ये इन्फेक्शस डिजीज, ये संक्रामक रोग सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को संक्रमित कर देता है और जिसके चलते नॉर्मल हेल्थ भी इससे प्रभावित होता है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ही मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है। इसमें से कुछ अब आपको हम नाम बता रहे हैं। जिसमें से एक आता है क्लेमाइडिया। यह बैक्टीरियल डिजीज है। क्लेमाइडिया
क्लेमाइडियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूसरा है गोनोरिया। यह बीमारी निसेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ट्राइकोमोनियसिस, यह एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास। यह प्रोटोजोअन डिजीज है। जेनाइटल हर्पेस, यह एक वायरल डिजीज है जो हर्पेस वायरस से फैलता है। सिफिलिस, यह ट्रिपेनेमा बैक्टीरिया से फैलता है। जेनाइटल वाट, यह पेपिलोमा वायरस से फैलता है। तो ये सब बीमारी के विषय में आपको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सब लोग जानते हैं। उस बीमारी का नाम है एड्स। यह भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। यह HIV वायरस से होता है और इसका कोई इलाज नहीं है और बहुत ही डेंजरस डेथफुल डिजीज है। अब हम लोग को पढ़ना है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब हिंदी में होता है बांझपन। तो जो मेल और फीमेल एक सही उम्र होने के बाद भी माता पिता नहीं बन पाते हैं, तो यह जो डिफेक्ट है इसको बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है कि जो मेल जो फीमेल सही उम्र हो जाने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इट मीन्स कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। तो यह जो बीमारी है, यह जो डिफेक्ट्स है, इसी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। द कपल विच आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर चाइल्ड on a definite age due to some abnormalities, this is called as infertility. तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि कई तरह के डिफेक्टिव्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कारणों से इनफर्टिलिटी होता है। तो इनफर्टिलिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल के साथ। मेल इनफर्टिलिटी, मेल में बांझपन होने का क्या क्या कारण है। एक होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होता है, मेल में स्पर्म नहीं बन पाता है, स्पर्म फॉर्मेशन ये फेल हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है, स्पर्म काफी कम संख्या में बनता है, नंबर
ऑफ स्पर्म्स लो। इसको हम हिंदी में भी बता देते हैं कि स्पर्म की संख्या कम हो जाना। टीरेटोजूस्पर्मिया, इसमें क्या होता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर जो है वह दोषपूर्ण हो जाता है। डिफेक्टिव स्पर्म्स, यानी स्पर्म में कुछ ऐसा डिफेक्ट्स आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, जिससे कि स्पर्म में गति नहीं होती है। ये सब है परमानेंट, यानी इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्प्रोरी। परमानेंट है कि जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इलाज नहीं किया जा सकता है, और जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज किया जा सकता है उसको कहते हैं टेम्प्रोरी। उसके बाद और भी कारण हैं, जैसे आपको पढ़ाए थे क्रिप्टोरकॉइडिज्म, फेल्योर ऑफ टेस्टिस इन एब्डोमेन। ये बताए थे आपको रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि किसी किसी में टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है, स्क्रोटम में नहीं उतर पाता है। ब्लॉकेज इन भास डिफरेंस, भास डिफरेंस में कहीं अवरोध आ जाता है। ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो भी इसका एक कारण बन जाता है। इल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाना। तो ये सब प्रमुख कारण है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। फीमेल इनफर्टिलिटी में एक आता है एनोवुलेशन, यानी फीमेल में ओवम नहीं बन पाता है। दूसरा कारण हो सकता है ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब, तीसरा कारण होता है स्मॉल यूटेरस, क्लोजिंग ऑफ सर्विक्स। तो यूटेरस और वेजिनल कैनाल के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको सर्विक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट, ओवरी में छोटे छोटे गांठ, छोटे छोटे नोड, जिसको सिस्ट कहते हैं, वो बन जाता है।
फाइब्रॉइड यूटेरस, यूटेरस में भी बहुत सारे गांठ उत्पन्न हो जाते हैं, ट्यूमर टाइप के गुठली जैसा संरचना उत्पन्न हो जाता है, उसको फाइब्रॉइड यूटेरस कहते हैं। ये सब हुआ फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि टेम्प्रोरी इनफर्टिलिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको कहा जाता है आर्ट। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल साइंस अपने मेथड से जो टेम्प्रोरी इनफर्टिलिटी होता है उसको ठीक कर लेता है, इसी को कहते हैं आर्ट। इसी में आप लोग पढ़े होंगे, सब जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस हो चुका है। वह मेल या वह फीमेल जिसमें इनफर्टिलिटी आ गया है, इस विधि से उसमें संतान उत्पन्न किया जा सकता है। क्या है मेथड, सो समझिए। तो कपल जिसमें एक मेल एक फीमेल होता है, पति और पत्नी होते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, सही टेम्परेचर पर मेल से स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है, फीमेल से ओवम को कलेक्ट कर लिया जाता है, इसको यही टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है, जायगोट बन जाते हैं। इस जायगोट को टेस्ट ट्यूब में ही ब्लास्टुला अवस्था तक डेवलप कराया जाता है और फिर इस ब्लास्टुला को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हार्मोनल इंजेक्शन दे करके क्या कराया जाता है, इम्प्लांटेशन, यानी फीमेल में ब्लास्टुला को ट्रांसफ़र करके उसके यूटेरस में डाल करके उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और वह फीमेल फिर सामान्य विधि से एक शिशु को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है। इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका सबसे पहले खोज किया था, इसका आविष्कार किया था पैट्रिक स्टेप्टोई एंड रॉबर्ट एडवर्ड। नाइनटीन 82 में। नहीं, 1978 में। और सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिटेन में पैदा हुआ था, एक बच्ची जिसका नाम है लूसिया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म ब्रिटेन में हुआ 1978 में, जिसका नाम लूसिया रखा गया। वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी बाल बच्चेदार भी हो चुकी है। भारत में, इंडिया में इसको लाने का श्रेय है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को। मुंबई में सबसे पहले इसी ने IVF टेक्निक का इस्तेमाल मुंबई में शुरू किया 1986 में।
फिर इसी टेक्निक का स्थापना किया गया हमारे देश कोलकाता में डॉक्टर वैद्यनाथ चक्रवर्ती के द्वारा। तो यही दो महान डॉक्टर थे जिन्होंने भारत में आईवीएफ की स्थापना किया। अब तो आईवीएफ बहुत कॉमन हो गया, अब यह प्रायः हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में इसका क्लिनिक खुल चुका है। तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी के विषय में, ये आपको जानना जरूरी था। और आज हम इतना ही दूर पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें थोड़ा सा बचा है बता के तब आप लोगों को नया लेक्चर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।